नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा। छोटे शेयर लगाएंगे ऊंची छलांग, इस खास एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं और वो ऐसे समय में जुड़ रहे हैं जब वो छुट्टियों पर हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं का स्वागत करते हैं, बीएन सिक्योरिटीज़ की तरफ से रचित खंडेलवाल सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं अपने शो के माध्यम के ज़रिए आपको वैसे भी थैंकफुल करना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखिए छुट्टियों में हैं और उस समय आपको इतना अपना कीमती समय दे रहे हैं। तो हमारे तमाम दर्शक जो हैं वो भी थैंकफुल हैं आपके लिए। नहीं, हर जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। बोनस फैमिली के सारे सदस्यों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, हफ्ते भर कोई शो करे नहीं करें, ये हम लोग का एक फिक्स पैक शो है। और जिस तरीके से बोनस परिवार का एक प्रॉपर रिस्पांस मिल रहा है, तो कहीं भी हो इस पर्टिकुलर शो के लिए, मतलब इनफैक्ट मैं सर को बोल के भी गया था कि सर ये वीक में कोई शो नहीं कर पाऊंगा, बट मैं हाँ शनिवार को जरूर जुड़ूंगा और बैठूंगा और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू इट। और बोनस परिवार के सारे जो सदस्य हैं वो भी देखते हैं इसको। तो ये तो बनता है, इतनी भी कोई छुट्टी इंपॉर्टेंट नहीं होती है ना कि परिवार छोड़ दिया जाए। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर हम लोग खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आईडीबीआई बैंक की बात करते हैं। यहाँ पे सरकार इस वित्त वर्ष में आईडीबीआई बैंक में विनिवेश यानी कि जो हिस्सेदारी बिक्री है उसकी प्रक्रिया पूरे करने वाली है, इस तरह की रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं। और आप ये देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक हो, यहाँ पे एमिरेट्स, एनबीडी हो, या फिर यहाँ पे फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स हो, इस हफ्ते जो है आईडीबीआई बैंक में 61% हिस्सेदारी खरीदने के लिए अपनी फाइनल बिड जो है वो जमा करने वाले हैं। केंद्र सरकार के पास, दर्शकों को बता दें कि आईडीबीआई बैंक में करीब 45 से 48%, और साथ ही एलआईसी की बात करें तो उनके पास 49.24% हिस्सेदारी है। अब देखिए, बिड्स जो है वो वित्त मंत्रालय में जो दीपम है उसको दी जाएगी यहाँ पर, और सरकार जो है आईडीबीआई बैंक में अपनी 30% से ज़्यादा की हिस्सेदारी जो बेच रही है। अब सर, ऐसे में जब ये खबर निकल के डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर आ रही है, उसके ऊपर क्लैरिटी आ रही है, यहाँ पर कैसे देखना चाहिए और आगे की कैसे तैयारी करनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल आप आईडीबीआई बैंक को देखेंगे भी, बहुत समय से ये सब बातें चल रही थी, बहुत टाइम हो गया था। अब फाइनली वो होता हुआ दिख रहा है। और इसमें मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ हम ये आईडीबीआई बैंक को ना लें, पूरे पीएसयू बैंकिंग स्पेस को ले लें इसमें। क्योंकि आप ध्यान करें हर्ष जी, बजट में जो हमारी वित्त मंत्री साहिबा हैं, उन्होंने ये चीज कही भी थी कि अब एक कमेटी बनाई जाएगी और प्रॉपर तरीके से पूरा एक सेटअप करने की कोशिश की जाएगी, पीएसयू बैंक्स को कैसे हमको मर्ज करना है और सारी चीजें। तो इन लाइन ही है बहुत ये सारी चीजें। और मैं समझता हूँ आईडीबीआई बैंक इस न्यूज के चलते आपको थोड़ा सा एक मूवमेंट पहले से भी बिल्डअप आता हुआ दिख रहा है। इस वीक गोइंग फॉरवर्ड मैं समझता हूँ आपको मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। और जिस तरीके से मोमेंटम कंटिन्यू होगा, अब मैं समझता हूँ 118 से 124 की रेंज आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। और इसमें क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, तो मैं कहूंगा कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बन जाती है कि आप इसमें एक स्टॉप लॉस के साथ मैनेज करें, जो कि 94 का निकल के आता है। और अभी अपवर्ड जर्नी इसकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। 118 से 124 तो बहुत नियर टर्म टारगेट्स हैं। जैसे जैसे डिसइन्वेस्टमेंट होगा और सारी चीजें डेवलप होंगी, इवेंचुअली ये और अपसाइड के लिए भी अब तैयार होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो बड़ी खबर थी यहाँ पर और लेटेस्ट अपडेट था वो हमने अपने दर्शकों के सामने रख दिया। अब हम लोग बात करते हैं जेपी पावर की। इस हफ्ते ये जो जयप्रकाश पावर है वो भी खबरों में बना रहा। क्यों खबरों में बना रहा है यहाँ पर? क्योंकि कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं। यहाँ पे शेयरों में यहाँ पे पहले तो दबाव देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल अगर आप पूरे हफ्ते के हिसाब से देखें, 5 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से देखें, तो स्टॉक चलता हुआ दिखा है। अगर नतीजों पर फोकस किया जाए तो देखिए, कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट है उसमें 97% का डिप आया है। यानी कि आप ये समझिए 97% घटकर ये 370 करोड़ पर आ गया। वहीं आप ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें, वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है। अब कंपनी ने कुछ और जानकारियाँ भी साझा करी हैं। उन्होंने कहा भाई, मध्य प्रदेश के जो 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो फाइनल हो गए हैं, जिसमें सप्लाई हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया यहाँ पे, और इसके अलावा कमीशनिंग जो है वो भी जुड़ती हुई दिख रही है। और ये जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं करीब करीब यहाँ पे 33 महीने में जो है इसकी स्थिति जो है वो पूरी होती हुई दिखेगी। सर, जेपी पावर के नतीजे तो खास नहीं रहे, लेकिन हाँ प्रोजेक्ट्स को लेकर 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो उसको लेकर ज़रूर क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। 15 के भाव पर है शेयर, क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें ना रिजल्ट्स जिस तरीके से आपको आते हुए दिखे, वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है।
और ये प्रोजेक्ट्स जो आप बात कर रहे हैं, जो भी अपडेट आया है कंपनी की तरफ से, एक पॉजिटिव एरिया है। तो ये तो कहीं ना कहीं आपको एक नलिफाई होती हुई चीज दिखेगी, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स है वो इवेंचुअली आपको कुछ अपडेट, कुछ रेवेन्यू फिगर्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। हर चीज इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो पूरा बाजार इंतजार कर रहा है जिसका, वो निकल के आती है अडानी ग्रुप का सारा का सारा क्लियरेंस। क्योंकि आप देखें, अडानी जेपी एसोसिएट्स में अपना पूरा का पूरा स्टेक खरीद रहे हैं, और जेपी पावर का अराउंड 26% स्टेक है जेपी एसोसिएट्स में। तो इवेंचुअली अडानी के पास जेपी एसोसिएट्स का करीबन 26% स्टेक आ जाएगा, और फिर वो बायबैक ऑफर लेकर आते हैं, या कैसे मार्केट से इक्विटी उठाते हैं, उसी चीज का हम इंतजार कर रहे हैं। अभी इस पर्टिकुलर न्यूज पे कोई ज्यादा स्ट्रीट रिएक्ट करे ऐसा तो नहीं लगता। मैं समझता हूं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको इस आने वाले हफ्ते में अगर मूवमेंट देखने को मिलता है, वो हार्डली 16 रुपए 20 पैसे के ऊपर ट्रेड करते हुए 17 रुपए 20 पैसे तक जा सकता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मगर हाँ, हो सकता है इस हफ्ते नहीं तो आने वाले हफ्ते जब भी न्यूज आती है अडानी की आगे प्रोग्रेस की, फिर आपको इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि डायरेक्टली इसको 24 और इवेंचुअली 28 लेवल्स तक लेके जाएगा। तो खबर का हमें करना होगा इंतजार, तब तक 17 रुपए 20 पैसे से कुछ होता हुआ ऊपर दिखता नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए सर की जो राय है इंतज़ार कीजिए। यहाँ पे जैसी अपडेट आएगा हम लोग हैं ही वहाँ पे, और साथ ही रचित सर हैं उसके आगे अपडेट करने के लिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, येस बैंक की बात कर लेते हैं। अब अभी समझिए कि विनय जो मुरलीधर हैं वो जो है बैंक के अगले एमडी और सीईओ और साथ में यहाँ पे सीएमडी होंगे। यहाँ पर उनके नाम को जो है आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिल गई है। उनका जो कार्यकाल है वो 3 सालों का होगा यहाँ पर। और आप ये समझिए कि कार्यकाल की जो शुरुआत होगी वो एक बार अभी क्लैरिटी से डाटा आ जाए तो फिर वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई यहाँ पर, जो मैं आंकड़ों में देख रहा था कि कंपनी के जो एनपीए खाते हैं उसमें करीब करीब आप ये समझिए कि 282 करोड़ की वसूली हुई है यहाँ पे। और जो वसूली है ये वन टाइम सेटलमेंट की जो व्यवस्था है उसके तहत जो एसेट रिकवरी है वो होती है। देखिए काफ़ी पॉजिटिव मूव है इस लिहाज से देखा जाए तो। यहाँ पर सर येस बैंक जो है धीरे धीरे करके, पहले देखिए 17 था इसका जो हडल था, फिर 19 आया, अब धीरे 21 के लेवल पे भी पहुंच गया है। आगे की क्या स्थिति दिख रही है सर आपको? देखिए प्रैक्टिकली क्या है हरजी, बोनस परिवार के पास, मेजॉरिटी के पास आइडिया के बाद सबसे ज्यादा होल्ड करने वाला शेयर है तो वो यस बैंक है। और उसके पीछे का एक बहुत बड़ा मैं आपको कारण बताऊं कि ये आपने जो रिकवरी है ये एक फैक्टर है ही। हम इसमें भी इसको एज अ टेक ओवर कैंडिडेट मान के चल रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा जापानीज बैंक जो अपना स्टेक खरीद रहा है, उनमें भी कहानी चलती है कभी हाँ कभी ना, और फिर एकदम से खबर आ जाती है और फिर यस बैंक मूव करने लग जाता है। तो इस पर्टिकुलर मूव पे इस वीक में अगर आप बोलें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो अपसाइड देखने को मिलता है वो करीबन 22.5 रुपए तक का देखने को मिलता है। मगर जैसे ही वो न्यूज आएगी जिसमें थोड़ी सी क्लैरिटी और आपको बढ़ती हुई दिखेगी, तो बहुत कंफर्टेबली 24 से 28 रुपए का लेवल आपको देखने को मिलेगा। बट न्यूज का करना होगा इंतजार। मुझे नहीं लगता इतने कमोशन, इतनी सारी चीजें और इतने सारे जो फैक्टर्स चल रहे हैं उसके बीच में न्यूज आएगी। अभी 1-1.5 महीना लग सकता है उस न्यूज को आगे प्रोग्रेस करने में। ठीक है, उस न्यूज़ को आगे प्रोग्रेस करने में समय लग सकता है, तो इंतज़ार कीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर जो है राय जो है वो सर की तरफ से इस स्टॉक पे भी आ गई है, जो कि रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी जो है उसमें ज़्यादा दिखता है। अब हम लोग सेल की बात करते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि कुछ डाटा निकल के आए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वित्त वर्ष 2025-26 में अगर आप देखें तो अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कंपनी ने दर्ज किया है। कंपनी ने जानकारी दी इस हफ्ते कि अप्रैल जनवरी FY26 के हिसाब से देखें यहाँ पर तो कुल बिक्री जो है वो 16% बढ़ती हुई दिखी, यानी कि 16.6 मिलियन टन रही है। ये पिछले साल की इसी अगर आप देखें यहाँ पे अवधि के दौरान देखें तो ये 14.3 मिलियन टन के आसपास थी। यहाँ पे मजबूत ग्रोथ साफ तौर पे दिख रही है यहाँ पे, और ये कंपनी के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी जो है बिक्री के तौर पे, सेल्स के तौर पे देखने को मिल रही है। सर कैसे देखना चाहिए स्टॉक को, हालांकि जो है दबाव दिखा है शेयर में? देखिए हर्ष जी, मैं आपको रियल केस बताता हूं, और आपसे भी हमारा डिस्कशन हो चुका है बहुत बार। और ये बहुत बार मैंने एक बात बोली कि मेटल में ना मुझे वो प्रॉब्लम दिख रही है, और स्पेसिफिकली स्टार्टिंग विद गोल्ड, सिल्वर, फिर कॉपर, फिर सारी जगह। तो मेटल का जो साइकिल है मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम में आता हुआ दिख रहा है। मगर उसके बावजूद जब भी सेल की बात होती है हम बात करते हैं कि हाँ इसमें आपको स्ट्रेंथ अच्छा देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आप देखिए गवर्नमेंट की ना एक पॉलिसी भी चल रही है मेटल सेक्टर को लेके, और स्पेसिफिकली
स्टील को लेके कि हम 300 मेट्रिक टन चले जाएं 2030 तक। वैसे भी आपको पता ही होगा कि हम सेकेंड हाईएस्ट स्टील प्रोड्यूसर हैं चाइना के बाद, बट हमारा गैप बहुत बड़ा है। और उस गैप को फिल करने के लिए बहुत एग्रेसिवली टाटा स्टील और सेल दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको नंबर भी देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूं इसकी अपवर्ड जर्नी अब आपको कंटिन्यू होती हुई दिखेगी, और जिस तरीके से पोजीशनड है आने वाले कुछ दिनों में बहुत कंफर्टेबली 168 से 172 तक जाती हुई दिखेगी। जिनके पास है पोजीशन बनाए रखें, जिनके पास नहीं है इन वॉलेटाइल मार्केट्स में थोड़ा सा कैश एट बे रखें। कभी भी 152 से 54 की रेंज आए जरूर अपनी पोजीशन बनाएं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हम लोग एनएमडीसी की बात कर लेते हैं, इसी से जुड़े यहाँ पे कंपनी है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से नतीजे जारी होते हुए देखें, अगर आप यहाँ पर रेवेन्यू को देखें सालाना आधार पे वो बड़ा है, मुनाफा देखें तो जो है वहाँ पर, और मार्जिन्स या फिर ऑपरेटिंग प्रदर्शन देखें तो वो साल के हिसाब से अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो वो कमज़ोर रहा है यहाँ पे। सर स्टॉक में दबाव भी दिख रहा है, 1% का दबाव है भी यहाँ पर, क्या आपकी सलाह रहेगी एनएमडीसी को लेकर? देखिए ये एक रिजल्ट रिएक्शन था, और मैं समझता हूँ गोइंग फॉरवर्ड आपको रिजल्ट्स भी इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है 52 हाई के बहुत पास वेट कर रहा है। यहां से ऐसे रिजल्ट आने के बाद प्रॉफिट टेकिंग आना लाजमी था, मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिखती है। अगर बहुत ही ज्यादा मार्केट का कोई रिएक्शन आता है तो 81 रुपीज तक आपको आता हुआ दिख भी सकता है, बट ये एक्सट्रीम लेवल्स होंगे। और मैं समझता हूं अब ये अपनी अपवर्ड जर्नी के लिए ही कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। आराम से आपको ये आने वाले कुछ दिनों में 90 से 93 के लेवल्स पे आता हुआ दिख सकता है। और जहां तक बात करें कि अगर आप 81 लेवल्स पे अपनी पोजीशन बनाते हैं तो 74 के साथ अपनी पोजीशन बना के रखिए। अब फाइनली ये आउट ऑफ द वुड्स आता हुआ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ समय पहले ये कंपनी लिस्ट हुई थी, इसका नाम था फिजिक्स वाला, और फिजिक्स वाले के नतीजे आते हुए देखे इस हफ्ते, और नतीजे जो है देखिए ठंडा रिस्पांस देखने को मिला। खासतौर पे जो मार्जिन्स थे उसमें ज़रूर दबाव दिखाया, लेकिन मैं कुछ कमेंट्रीज देख रहा था यहाँ पे, तो कंपनी देखिए एक तो ऑफलाइन और जो ऑनलाइन स्टोर है वो जो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो वो जो ग्रोथ है वो वहाँ पर ठीक रही है। दूसरी चीज़ ये देखिए सामने स्क्रीन पर भी आ गया, जो मैं कह रहा था मार्जिन्स को लेकर दबाव है, वो मार्जिन्स में दबाव दिखा है यहाँ पर। इसके अलावा बाकी आपके सामने प्रॉफिट हो, रेवेन्यू, एबिटा हो, वो ठीक ठाक रहा है। लेकिन सर इसमें एक और चीज़ है कि कंपनी की तरफ से जो आया है कि भाई हम लोग एआई मॉडल पे काफ़ी अच्छे से काम करें, कुछ 2-3 मॉडल्स बनाए जाके स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में जो गैप है उसको और तेज़ी से फिल किया जा सके। कैसे देख रहे हो, और जिस तरह की दुनिया भर में एआई को लेकर यहाँ पर स्थिति चल रही है उस लिहाज से कैसे देखा जाए यहाँ पर? हर जी ये कंपनी मुझे बहुत पसंद है। और बहुत पसंद क्यों है, और पिटाई भी हुई है, मतलब ऐसी बात नहीं है। आईपीओ आया, आईपीओ के बाद इसने एक मूवमेंट किया भी और फिर नीचे आ गया। बट मैं आपको एक क्लियर केस बता देता हूँ, जिस बिजनेस मॉडल के साथ ये चल रहे हैं, मतलब टू नेम सम 10 लाख से ज्यादा इनके पेड यूजर हैं, 1 करोड़ से ज्यादा इनके पास सब्सक्राइबर हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और बहुत चीप और अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करने की इनकी एक यूएसपी रही है। उसके साथ साथ आप देखें कि अभी जो इनके आईपीओ टाइम में भी आपने कवरेज किया था, आपको भी ये बात पता होगी कि जिस तरीके से कोई प्रमोटर की तरफ से सेलिंग नहीं आई थी, और ये जो पैसा रेज किया गया है ये फिजिकल स्टोर्स के लिए किया गया है। आप पहले ऑनलाइन थे, आपने फिजिकल के ऊपर फोकस किया, अब धीरे धीरे एआई इंटीग्रेशन भी करेंगे, तो दे आर ग्रोइंग विद टाइम्स। और मैं समझता हूं ठीक है, आपको 1-2 क्वार्टर टेपेड परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, बट ये एक इंडियन एजुकेशन इंडस्ट्री में एक मैमथ बनने की शक्ति रखते हैं। इसमें मुझे बस एक ही प्रॉब्लम लगती है, जो आपके प्रोमोटर ग्रुप है, जो औलख जी हैं, उनके साथ अगर या उनके कोई डिसीजन मेकिंग में कोई इशू आने लग जाए तो एक अलग बात होगी। बट मुझे वैसे ये ब्रांड और ये कंपनी दोनों बहुत पसंद है। जिस तरीके से पोजीशन है ये बाय एट एवरी डिप है, और इन लेवल्स पे भी मुझे अट्रैक्टिव लगता है। आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और जिस तरीके से, क्योंकि अभी लिस्ट हुई है और चार्टिकल पैटर्न्स बन रहे हैं, ये जैसे ही आपको रिवर्सल देगा बहुत कंफर्टेबली 130 से 144 ये रेंज बढ़ी है, क्योंकि थोड़ा वॉलेटाइल रहा है। तो 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच की मैं आपको रेंज बता रहा हूं। उस रेंज को जब ब्रीच करेगा उसके बाद वापस आपको 164 तक लेके जाएगा, और उसके लिए आपको 1 से 2 क्वार्टर का इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म पैसा कमिट कर सकते हैं, आपको ये फ्रेश मल्टीबैगर इन मेकिंग होता हुआ दिख सकता है। मल्टीबैगर साबित होता हुआ दिख सकता है, बड़ी बात सर आपने कही है यहाँ पे। और हमने लेकिन पीछे देखा जो एडटेक कंपनियां हैं वो बहुत खास नहीं है, लेकिन आप इस तरह से बुलिश हैं इस कंपनी के ऊपर, तो चलिए इंतजार रहेगा यहाँ पे। इसके पीछे का आपको कारण भी बताता हूँ ना हर जी। आपने देखा होगा कि
कोई भी ऐसी न्यू एज बिजनेस, कोई भी ऐसी न्यू एज कंपनी जब आती है ना, अगर वो अपने कोर बिजनेस से डाइवर्जन लेने चले जाते हैं, हम्म। या वो मार्केटिंग में, और जैसे आप बायजूस देखें और इन सब देखें, ये अपने लेवल से ना कैश बर्निंग कुछ ज्यादा ही ऊपर करने लग गए थे। औलख जी हमारे थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, आपने देखा होगा, इनका इस तरीके से मीडिया मार्केटिंग और ये सब इनको करने की जरूरत पड़ती है नहीं, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज मेड समथिंग, और बिल्कुल स्क्रैच से इन्होंने बिजनेस चालू किया था। तो मैं समझता हूं कि ही हैज बेटर सेंस। वो बोलते हैं ना कि जो जमीन से जुड़ा रहता है वो हम्म। लंबे समय तक रहता है, और मैं समझता हूँ फिजिक्स वाला में भी आपको कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए सर, जो निवेशक हैं वो उम्मीद भी यही करते हैं कि भाई कोई तो मल्टी बैगर बनेगा हमारे स्टॉक, कहीं से तो पैसा आए यहाँ पर। और हम लोग देख ही रहे हैं बाज़ार में क्या स्थिति है यहाँ पे। अब हम लोग मीशो की तरफ बढ़ते हैं। भाई मीशो की अगर देखें तो पिटाई देखने को मिली, नतीजे इसके आते हुए देखे थे, हमने देखा था कि ख़राब रिजल्ट्स रहे हैं यहाँ पर। और आप देखिए घाटा जो है सालाना आधार पर 13 गुना तक बढ़ गया है यहाँ पर। इसके अलावा खर्चे जो है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है यहाँ पर। और आप ये समझिए कि टेंशन जो है निवेशकों के बीच में यहाँ पे हुई है यहाँ पे। हालांकि 153 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। सर आपकी क्या सलाह रहेगी मीशो के ऊपर? देखिए, वैसे मैं आपको बोलूं, मीशो का भी बिजनेस मॉडल मुझे बहुत पसंद है, मगर जिस तरीके से अभी इनके रिजल्ट रिएक्शन आ रहे हैं, जिनके पास है वो तो बने रहें। अभी कोई ऐसी हलचल वाली सिचुएशन नहीं है। फ्रेश एंट्री के लिए मैं कहूंगा अभी थोड़ा सा टाइम इंतजार कर लें। या तो कोई मेजर अनाउंसमेंट आता हुआ दिखे कंपनी की तरफ से, या फिर कंपनी के रिजल्ट्स इंप्रूव होते हुए दिखें, उसके बाद पोजीशन बना लीजिएगा। भाग के पकड़ने वाला शेयर नहीं है। जिनके पास है, अगर वो ज्यादा समय इसको नहीं देना चाह रहे हैं, तो कभी भी 168 से 172 के रेंज में एक बार चाहें तो निकल सकते हैं। फ्रेश एंट्री अभी नहीं, फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा इंतजार करते हैं। चलिए, थोड़ा इंतज़ार करने की सलाह अभी नहीं, यहाँ पर ये राय यहाँ पर सर की है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे ग्रो की भी बात करनी यहाँ पे ज़रूरी है, और बल्कि कैपिटल मार्केट से जुड़े जो स्टॉक हैं उनको लेकर एक बड़ी खबर आई है यहाँ पे। तो खबर क्या है तो मैं बताऊँ उससे पहले देखिए 3% तक जो है वो ग्रो जो है वो टूटता हुआ दिखा है। अब सेबी ने यहाँ पर क्या फैसला लिया है यहाँ पे, हालांकि उसके बाद थोड़ा सा वो जो है दबाव कम होता हुआ दिखा, 1% के आसपास बंद होता हुआ दिखा है यहाँ पे। लेकिन आप ये समझिए कि सेबी ने सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव्स में एक्सपायरी डे पर कैलेंडर जो स्प्रेड है उस बेनिफिट को हटाने का फैसला किया है। अब आप देखिए कि अलग अलग एक्सपायरी वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उस पर एक दूसरे को ऑफसेट करने की सुविधा होती है, उसको ख़त्म कर दिया, अगर आप इसको आसान भाषा में समझें। यानी कि अब मार्जिन में मिलने वाली जो छूट है या फिर राहत है वो नहीं मिलेगी। सर कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हालांकि जो फैसला है ये तो ट्रेडर के हिसाब से भाई नुकसान ना हो, उसकी पोजीशन कवर होती रहे, उसके हिसाब से फैसला लिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो है इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा, बैक टू बैक फैसले आ ही रहे हैं यहाँ पर। हम लोग देख रहे हैं जो यहाँ पे कंपनीज हैं यहाँ पे कैपिटल मार्केट से जुड़े, उन पे दबाव दिख रहा है। क्या फैसला रहेगा, मतलब क्या करना चाहिए अभी? देखिए हर्ष जी, ग्रो के लिए मैं वैसे ही बहुत इनफेमसली फेमस हो गया हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ यहाँ नहीं नीचे आएगा तब देखेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ आप एक और चीज नोटिस करिए, अभी जो हमारे बजट में भी अनाउंसमेंट नहीं आया था एसटीटी वाला। जी। एसटीटी वाला अनाउंसमेंट एक्चुअल में प्रॉब्लम एरिया किसके लिए है? प्रॉब्लम एरिया है रिटेल के लिए। प्रॉब्लम एरिया इतना बड़ा नहीं है इंस्टीट्यूशंस के लिए। प्रॉब्लम एरिया इतना बड़ा नहीं है, टिपिकली एफआईएस को देखें या प्रॉप डेस्क को देखें। आप मेरे से पूछेंगे कैसी बातें कर रहे हैं आदमी, कैसे नहीं प्रॉब्लम एरिया है? मैं बताता हूँ इसके पीछे प्रॉब्लम एरिया कैसे नहीं है। पहले क्या होता था कि जो हमने कैलकुलेशन फैलाया था कि निफ्टी के फ्यूचर में अगर आप सौदा मारते हैं तो 8 से 10 रुपए के डिफरेंस में आप क्लियर कर लेते थे सौदे। नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल सकते थे 8 से 10 पॉइंट के डिफरेंस में। एसटीटी के बाद वो हुआ है करीबन 26 से 28। एक तो ये आपको मूवमेंट बड़ा आप चाहिएगा, तभी आप एंट्री और एग्जिट के लिए उस तरीके से प्लान कर पाएंगे। अच्छा, ये जो एसटीटी होता है ना, ये आप खर्चे में दिखा सकते हैं, अपने खर्चे में दिखा सकते हैं, तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो प्रॉप ट्रेड्स जो करते हैं, या एफआईएस का जो काम करते हैं, या जो हेज फंड्स होते हैं, अब एक तो उनको ना स्विंग बड़ा चाहिएगा, तभी वो ये काम कर सकते हैं, वरना वो ये काम नहीं कर पाएंगे। रिटेल यूजुअली वो भी नहीं उठाते थे। आपने बहुत कम रिटेल हमारे ऐसे इन्वेस्टर्स देखे होंगे जो एसटीटी सर्टिफिकेट लेते थे और उसमें टैक्स क्लेम क्लेम करने जाते थे। वो सब भी नहीं होता था, और इतना ज्यादा झोल झाल में कोई जाना नहीं चाहता था, तो उनके लिए प्रॉब्लम एरिया बन गया। अब ये जो खबर है, इस खबर में भी क्या है ना कि देखिए, जो पर्टिकुलरली बिग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए हाँ एक बार आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ती हुई दिखेगी, बट फिर वो सेट ऑफ कैसे होता है कि आप मार्जिन में अपने स्टॉक्स भी दे देते हैं जो आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे होते हैं।
कहीं ना कहीं सेबी का एक कदम बहुत इन सिंक है। जो हमारी वित्त मंत्री साहिबा बोल रही हैं कि मार्केट में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी और ऑप्शन ट्रेड्स और फ्यूचर ट्रेड्स को थोड़ा सा कमती करना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा इन सिंक है। और मैं कहता हूँ ये डिसिप्लिन जरूरी भी है, वरना आपने भी देखा होगा 9 में से 10 में से 9 लोग लॉस में ही रहते हैं। और ये सब बातें मैं आपको क्यों समझाना चाह रहा हूं कि जो ये ग्रो जैसी कंपनीज हैं जो रिटेल पार्टिसिपेशन पे चलती हैं, इनमें आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी ही दिखेगी। मार्जिन फंडिंग ये करते हैं, उससे इनका रेवेन्यू आता है, बट फिर वही बात आ जाती है कि अगर मार्केट में पार्टिसिपेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, तो सारा का सारा बिजनेस गिरता है। मैं भी समझता हूँ आने वाले 1-2 क्वार्टर और प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी। आई एम नॉट बुलिश ऑन दिस कंपनी जब तक 126-130 रुपए नहीं आती विद कंसिस्टेंट रिजल्ट्स के बावजूद, तब तक मैं इसमें खरीदारी की राय नहीं दूंगा। जो निवेशक हैं, जो अभी इसमें निवेशित हैं, अगर वो रहना चाहते हैं तो बिल्कुल रहें। अगर टारगेट्स की बात करेंगे तो जब भी आपको अपमूव मिले 184 188 की रेंज में आप एग्जिट कर सकते हैं। बाइंग अगेन मैं कहूंगा लोअर लेवल्स पे जब भी आते हुए देखिए 126 132, उसके पहले मैं बाइंग नहीं सॉलिसिट कर पाऊंगा। बिल्कुल सर, मैं बल्कि वैल्यूएशन की चीज़ देख रहा था तो उस हिसाब से कोई 120 130 के आसपास के लेवल ही बैठते, तो यानी मतलब यही लेवल्स ठीक है यहाँ पर खरीदारी के। बिल्कुल बिल्कुल, आप सारे मतलब आपको मैं क्लोज कंपटीशन बताऊं, मोतीलाल ओसवाल 23 के पी मल्टीपल पे है, हम्म। ये 64 पे है। हम्म। 361, कितनी बड़ी ब्रांड है, हम्म। कितनी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स हैं उनके पास। हम्म। 38 के पी मल्टीपल, एंजल वन 31 के पी मल्टीपल, आईएएफ कैपिटल 17 के पी, आनंद राठी, इतने बड़े बड़े नाम इतने सस्ते, ये डबल दबाओ, डबल द पी पे। मुझे वो अट्रैक्टिव लगती ही नहीं है चीज। बिल्कुल सर, बल्कि आनंद राठी को तो हम लोग इतने क्वार्टर से देख रहे हैं, क्या शानदार परफॉर्मेंस हर क्वार्टर में निकल के आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन रहा है यहाँ पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बीसीसीएल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, अब ये भी एक शेयर जो है वो छोटे शेयरों की लिस्ट में है। यहाँ पर इसकी लिस्टिंग हुई थी और देखिए इस हफ्ते जो है स्टॉक में दबाव देखने को मिला है। यहाँ पे कंपनी के नतीजे आते हुए देखिए लिस्टिंग के बाद यहाँ पर, और मुनाफे से सीधा कंपनी घाटे में आ गई। 23 करोड़ का घाटा निकल कर आया, जबकि इससे आप एक साल पहले देखें यहाँ पे 425 करोड़ के आसपास का मुनाफा था। यहाँ पे सेल्स में भी दबाव है, एबिटा में भी 94% की गिरावट है। एक निवेशक जो है उसके मन में कई तरह के सवाल होंगे इस शेयर को लेके, भाई क्या किया जाए, पेडिग्री अच्छी कोल इंडिया की, लेकिन उसके बाद लिस्टिंग के पहले ही क्वार्टर में धड़ाम हो गया शेयर। सर क्या सलाह रहेगी भारत कुकिंग कोल के ऊपर? देखिए प्रैक्टिकली हर्ष जी, मैं ये कहूंगा कि इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ। इनका जो रिजल्ट आया ना, उसमें अदर इनकम करीबन 598 करोड़ की थी हम्म। और डेटेड डेज भी बढ़ गए। तो हाँ, प्रॉब्लम तो फाइनेंशियली थोड़ी दिख रही है, मगर जो आईपीओ प्राइस था उससे अभी भी ये रिलेटिवली ठीक कंडीशन में है। और मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप इसमें एज ए ट्रेडिंग बेट कुछ ढूंढ रहे हैं तो फॉर द टाइम भी थोड़ी दूरी बना के रखिए, अभी कुछ मत करिए। अगर आप इसमें एज एन इन्वेस्टर हैं तो मैं कहूंगा बिल्कुल विचलित होने वाली बात नहीं है। एक अद्धा क्वार्टर कई कबार खराब आ जाता है, उससे कोई बहुत बड़ी सिचुएशन खराब नहीं होती हुई दिखती है। आप अपनी पोजीशन फॉर द टाइम बीइंग मेंटेन रखें। और जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, इसके साथ साथ एक और ओवरहैंग है इसके साथ हर जी की, इसका एंकर लॉक इन खुलेगा थोड़े टाइम बाद, आई थिंक कुछ महीनों में वो खुलने वाला है, फिर आपको और सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखेगा। तो जो निवेशक है वो इस तरीके से बने रहे हैं कि कहीं भी अगर आपको 32 लेवल्स तक भी आता हुआ दिखे तो और आप अगर आप चाहें तो अपनी पोजीशन इंक्रीज कर सकते हैं। टाइम एंड अगेन इसकी लिस्टिंग के बाद भी आपने देखा था एकदम से इसने रैंडम मूवमेंट किया था 42 लेवल्स तक, और वो थोड़ा बहुत वॉल्यूम के साथ ही पार्टिसिपेशन था। ये जो लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है वॉल्यूम बेस्ड नहीं है, थोड़ा थोड़ा इसमें बाइंग इंटरेस्ट आता रहता है, तो निकलना है, विचलित होने वाली बात नहीं है। बट ट्रेडर्स अभी दूर रहेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, ट्रेडर्स अभी दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर स्थिति है यहाँ पे। अब हम लोग RVNL की बात करते हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड की भी। अब यहाँ पर देखिए कंपनी के जो नतीजे आते हुए देखिए, इस हफ्ते बहुत सारी कंपनियों के नतीजे आए हैं यहाँ पर, और ख़ासतौर पे जो छोटे शेयर्स हैं उनके आए हुए यहाँ पे। प्रॉफिट जो है देखिए 4% बढ़ा है, रेवेन्यू 3% बढ़ा है, एबिटा 8% बढ़ा है, मार्जिन फिर से जो है वो दबाव में देखने को मिल रहे हैं, 5.2% से घटकर 4.7% पर आ गए हैं। सर RVNL में क्या किया जाए? आपको ये काउंटर ठीक लग रहा है रेलवे में? हर जी, मुझे तो पूरा रेलवे अच्छा लगता है, बट रेलवे चल नहीं रहा, ये एक अलग परेशानी हो गई। और कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशंस रखी थी
कि इस बार कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आ जाएगा रेलवे में। वो 10,000 करोड़ का और 7 कॉरिडोर अनाउंस करके चले गए वित्त मंत्री साहब। अब रेलवे क्या है, बेचारा खुद थोड़ा सा बैठा हुआ है, वेट कर रहा है कि कहीं से कोई चीज ठीक होती हुई दिखे, उसके बाद ही यहाँ पे एक टर्न अराउंड आएगा। एंड इसमें मैं आपको एक और डिस्क्लोजर भी दे देता हूँ, मेजोरिटी रेलवे स्टॉक्स में मेरी खुद की भी मैंने पोजीशन बना के रखी हुई है। आज भी ना बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, कोई बहुत ज्यादा डाउन साइड अगर आप बोलेंगे तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। 304 302 इस रेंज में एक अपना ये सपोर्ट लेके वापस से एक बाउंस बैक दिखाना चाहिए, और ये सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे ही होगा। 334 इन टाइम टू कम, और उसके बाद 354 लेवल्स तक जा सकता है। बहुत ज्यादा एक दुख हुआ मुझे कि नहीं आया। एंड हम बहुत बार डिस्कस भी किए थे कि इस बार बजट में कुछ ना कुछ रेलवे को लेकर आएगा, बट नहीं हो पाया। तो अभी मैं समझता हूँ 1-2 क्वार्टर आपको इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है एक सिल्वर लाइनिंग बस यही है कि गवर्नमेंट आजकल बजट का इंतजार नहीं करती है, अनाउंसमेंट अपने बजट के आगे पीछे भी कर देती है। अगर रेलवे को लेके कोई अनाउंसमेंट आता है, या जो इन्होंने एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक खोली थी उसको लेके अगर कोई अपडेट्स आते हैं, तो एक बाउंस बैक आएगा। अदरवाइज कोई मैजिक होता हुआ नहीं दिख रहा है अभी। फॉर द टाइम भी इसको होल्ड ही करना सही रहेगा, फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए नहीं बोलूंगा। फ्रेश पोजीशन बनाने की सलाह नहीं है यहाँ पर। अब हम लोग HFCL की बात कर लेते हैं यहाँ पर। एक और स्टॉक है यहाँ पर, आप ये देखिए कंपनी के रिजल्ट्स आते देखें, प्रदर्शन जो है वो मजबूत रहा है, और अभी तो देखिए दबाव है, लेकिन पूरे हफ्ते के हिसाब से देखें तो स्टॉक जो है वो चढ़ता हुआ दिखा है। मुनाफा जो है साल 10 साल के हिसाब से 35% बढ़ा है यहाँ पर, और 97 करोड़ के आसपास आया है। इसके अलावा ऑपरेशंस से आय की बात करें तो वो भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि दूसरी चीज़ें भी जो है वो बेटर दिखी हैं। सर, स्टॉक HFCL में क्या किया जाए? हाँ जी, मैं बड़ा परेशान हूं इससे। अच्छा। टेलीकॉम इक्विपमेंट की कंपनी है, इतने हाई पी मल्टीपल पे ये कंपनी चलती है। आप ये देखिए कि 210 का पी देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन रिजल्ट्स के बाद भी आपके पी मल्टीपल इंप्रूव होते हुए नहीं दिख रहे हैं। मतलब इंडस टावर तो 16 के पी में, और HFCL 210 के पी में है। कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट है। एक रिवर्सल आपको रिजल्ट में देखने को मिला है। आई एम सो सॉरी, मैं बाहर हूं तो मैंने डिटेल एनालिसिस नहीं किया रिजल्ट का कि अदर इनकम क्या है और सारी चीजें क्या बनती हुई दिख रही हैं। टेक्निकली थोड़ा सा एक बाउंस बैक दिखा रहा है, जो कि आपको 78-80 लेवल्स तक लेके जा सकता है। बट यूजुअली ऐसे फंडामेंटल की कंपनी से मैं थोड़ा सा दूरी बना के रखना ही ज्यादा सही फील करता हूँ, क्योंकि इनका मेजर क्लाइंट एक ही है, दैट इज रिलायंस जियो। उसके अलावा कोई बड़ा इनके पास बिजनेस है ये मेरे पास अपडेट आया नहीं है। मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ वैल्यूएशंस और ऐसे स्टॉक में। ठीक है सर, तो आप कंफर्टेबल नहीं है, और दर्शकों के लिए भी फिर इस तरह के स्टांस पे काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर टाटा पावर की बात कर लेते हैं सर। यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी देखिए नंबर्स, क्योंकि लगातार बैक टू बैक रिजल्ट्स आ ही रहे हैं, तो उस पर रिएक्शन होना लाजमी सी बात है। ऑपरेशन से देखिए यहाँ पर जो है, आप देखें तो एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है पिछले साल। हालांकि जो है पिछले साल की तिमाही में देखें तो 15,000 करोड़ के आसपास, लेकिन इस बार थोड़ी घटी है, वह 14,500 करोड़ के आसपास रही है यहाँ पर, यानी कि करीब करीब 4% का दबाव यहाँ पर दिखा है। अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहाँ पर भी एक स्लाइटली सा दबाव है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पर, तो आप देखिए वहाँ पर जो है लेबर जो कोड्स हैं उनका इम्पैक्ट करीब करीब पड़ता हुआ दिखा है 78 करोड़ के आसपास का। सर, टाटा पावर में क्या किया जाए? देखिए ये मैं आपको बताऊं हरजीत, जितने भी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा लेबर सेंट्रिक है, जैसे आपने पूरा आईटी में देखा है एज अ फैक्ट कि लेबर कोड से कितनी प्रॉब्लम हुई सबको। कहीं ना कहीं एक ये बोलते हैं ना वंस, क्या बोलते हैं उस वर्ड को, कि एक बार हुआ है अब ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि इन्फोसिस ने भी एक गाइडेंस दी थी और सबने दी थी कि अभी ना उसके तरह से जो एक रिवीजन चाहिए, जो बोल रहे हैं कि एक प्रॉपर रिवीजन आ जाएगा, हम नए तरीके का एक एम्प्लॉयमेंट सेटअप क्रिएट कर देंगे। और मैं समझता हूँ ये आपको पावर सेक्टर में भी जो एक वन ऑफ ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ये आपको इसी क्वार्टर तक देखने को मिल रही है। आने वाले टाइम में, और नॉट टू फॉरगेट, हम अप्रोच करने वाले हैं वापस से हमारे समर सीजन को। कुछ टाइम बाद फरवरी में आ ही गए हैं, मार्च अप्रैल से समर्स आ जाएंगी, और उसके बाद धीरे धीरे मई और वापस से पावर आउटपुट। और इस बार आई हैव एक्सपेक्टेशंस, पिछली बार भी हमने एक्सपेक्टेशंस बनाई थी, बारिश जल्दी आ गई थी। बट इस बार बहुत सारी चीजें और भी आपको होती हुई दिखेंगी कि बहुत ज्यादा माइनिंग जिस तरीके से बढ़ी है आपको लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और जिस तरीके से हमारा मैन्युफैक्चरिंग और भी जगह इंप्रूव होता हुआ दिखा है, और एआई का भी थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आपको होता हुआ दिखेगा इन मंथ्स टू कम।
तो मैं समझता हूँ टाटा पावर ये लोअर लेवल्स पे ही अभी ट्रेड कर रहा है। बहुत ज्यादा पेन नहीं है स्टॉक में, अगर आप वैसे बात देखें। 365 रुपये पे चल रहा है। कहीं ना कहीं अगर मैक्सिमम डाउनसाइड आप मेरे से पूछेंगे 348 रुपये। जैसे ही रिवर्सल दिखाएगा, सबसे पहला लेवल आपके लिए 386 का निकल के आएगा, और 386 के बाद कहीं ना कहीं आपको 424 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। मगर हाँ, 424 के ऊपर ट्रेड करने के लिए, हायर लेवल्स पर जाने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं 490, 494 या 500 लेवल्स की अगर हम बात करें, इसको आपको थोड़ा सा समय देना होगा। एक सडन रिवर्सल नहीं है, बट हाँ, कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप एक पेशेंट इन्वेस्टर हैं तो बाय ऑन डिप्स इसमें जरूर अपने बना के रखिए। अगर नहीं तो ठीक है, रिवर्सल है तब दिखेगा। और जिनके पास है बने रहें, अगर बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते तो 424 लेवल्स तक निकल जाइएगा। ठीक है। तो अब हम लोग सुजलॉन की बात करते हैं। सुजलॉन एनर्जी के भी रिजल्ट्स आते हुए देखे इस हफ्ते, आप ये देखिए। उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई, 47 के भाव पे पहुंचता हुआ दिखा यहाँ पे, और नतीजे थे वो ठीक ठाक थे यहाँ पे। शुद्ध मुनाफा जो था 14.5% के आसपास बढ़ा था यहाँ पर। इसके अलावा आप यहाँ पे और एबिटा की बात करें तो उसमें भी 48% की बढ़त थी। मार्जिन जो थे यहाँ पर वो भी एक अच्छी खासी ठीक डिसेंट जो है स्थिति दिखा रहे थे यहाँ पे। कंपनी के अगर आप डिलीवरीज देखें तो वो भी बढ़ती हुई दिखी थी। सर सुजलॉन क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, सुजुलॉन ने तो अब जो हालत कर दी है, और सारे हमारे जितने भी बोनस परिवार के दर्शक हैं, मेजोरिटी के पास है ही। हमने पहले इसमें बात करी थी कि 61 लेवल्स पे एक सप्लाई आती है। रिजल्ट के बाद भी कोई रिएक्शन आया नहीं। आप देखें ना, हल्का सा 50 रुपए तक का मूवमेंट किया था। अब इसमें करना क्या है कि जिनके पास है बने रखना है, जिनके पास नहीं है मत बनाइए पोजीशन। एक बार इसको 54 लेवल्स क्रॉस करने दीजिए। 54 के बाद डायरेक्टली आपको 61 पे सप्लाई बनेगी, और 61 के ऊपर जाने के बाद आपको ये अच्छे रिवर्सल और सारी चीजें बनाता हुआ रहेगा। मैंने बहुत ना कमेंट्स, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने ये कमेंट्स भी पढ़े हैं कि 68 के लेवल पे पोजीशन है। तो जो उन लेवल्स पे आपने अगर पोजीशन बना रखी है और आपने अभी तक इसको एवरेज नहीं किया है, तो किसी भी दिन आपको 4680 से 4760 की रेंज में दिखे, चाहे तो एक बार एवरेज कर लीजिएगा। जिस तरीके से जितना पेन आना था मार्केट के अंदर और इसके अंदर, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो चीज बहुत हद तक सैचुरेट होती हुई अब आपको दिखेगी। रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं धीरे धीरे, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात लग नहीं रही है। बट हाँ, अभी जरूरी है 54 के ऊपर और 61 के ऊपर ही क्लोजिंग करे। उसके पहले कोई डायरेक्शनल चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है स्टॉक में। ठीक है सर, ये आपने एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी यहाँ पर दी है। दर्शकों के मन में कंसर्न था भाई क्या किया जाए, तो लेवल्स जो है उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। अब सर ओला की बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे निवेशक जो है टर्न अराउंड की स्टोरी लेके बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो ऐसे निवेशक, तो 70 के भाव पे भी बहुत सारे ऐसे यहाँ पर निवेशक हैं जो लेके प्राइस पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर क्या करना चाहिए? यहाँ पर स्टॉक देखिए 31 रुपये पर आ गया धीरे धीरे यहाँ पर, और करीब करीब आप देखिए कि अपने हाई से अच्छा खासा ये टूट चुका है। अभी हाल ही में कंपनी की तरफ से यहाँ पे आप ये देखिए कि ओला शक्ति का जो है करीब 9.1 जो किलोवाट आवर है यहाँ पर रेजिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की जो है डिलीवरी करनी कंपनी ने शुरू करी है। कैसे देखना चाहिए, क्या आपके यहाँ पे नज़रिया रहेगा इसके ऊपर? आपको हर्षी ये चीज पता हो, आई एम प्रीटी श्योर आपने ये चीज पढ़ी भी होगी, कि जब हमारा ये सोलर पैनल लगने की बात हो रही थी ना, तो जब इनिशियली सोलर पैनल लगा था, और आज जो सोलर पैनल की प्राइसिंग है जो गवर्नमेंट आपको दे रही है, उसमें बहुत फर्क है। आप इसको स्टडी करिएगा। मैं भी जी। रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मुझे भी बहुत अजीब सा लगा कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से पूरी चीज मैनेज करी है। ये जो हाउस सोलर पैनलिंग, एनर्जी स्टोरेज और ये सब जो था ना, इतना रैपिडली हम कर चुके हैं। हर दूसरे घर में आपको देखने को मिलता है, हर दूसरी बिल्डिंग में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा बहुत पेनिट्रेशन होगा, बट जो कंपनीज ऑलरेडी अच्छा कर रही हैं, दे विल बी हैविंग देयर ओन पीस ऑफ केक। अब क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूं, तो ये बात भी आती है कि बेवकूफ एनालिस्ट को बिल्कुल नहीं पता है ये नेक्स्ट पेटीएम इन मेकिंग है। तो देखिए, एक बिजनेस का ना बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। देर आर टू डिफरेंट थिंग्स, प्रोवाइडिंग सर्विस एंड प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट। जब हम बिजनेस की बात कर रहे होते हैं, दो ही कोर चीजें होती हैं। या तो आप प्रोडक्ट बना के बेच रहे होते हैं, सर्विस बना के बेच रहे होते हैं। सर्विस बना के जब बेच रहे होते हैं, कुछ टाइम का अंडर परफॉर्मेंस होता है, बट उसमें रिवर्सल के चांसेस इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि एसेट लाइट मॉडल होता है। आप अपने सर्विसेज का पैटर्न चेंज करें, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करें, चीजें ठीक हो जाती हैं। प्रोडक्ट में इतना इजी नहीं होता है ये सब। प्रोडक्ट में एक लंबी चेन चलती है। ओला में मुझे नहीं दिखता कोई रिवर्सल। मेरी खुद की परेशानी है, ओला में सिर्फ एक ही चांस पे रिवर्सल होगा, अगर ये कोई बहुत माकी नेम आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का या कोई भी
बड़ा बिजनेस ऑनचो जो इसको टेक ओवर करता है और फिर रीसेट करके चलाने की बात करते हैं, तो कुछ होता हुआ दिखेगा। विद करंट मैनेजमेंट एंड करंट बिजनेस आई डोंट सी एनी रिवर्सल, और प्लीज इससे दूरी बना के रखें। बार बार मैं एक चीज कह रहा हूँ, शुभम सर के साथ जब मैंने एक पॉडकास्ट किया था तो 90 रुपए में मैंने यही कहा था, अभी भी मैं यही कहूंगा, इससे दूरी बना के रखें। बिल्कुल, और जो आपकी सलाह जिन्होंने मानी होगी आज वो ज़रूर फ़ायदे में रहे होंगे यहाँ पर। और बिल्कुल सर, जो आप कह रहे हैं रिपोर्ट, वो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ जब मैं वहाँ पे गया था राजस्थान, तो मैंने ये भी एक रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश की थी भाई कि चांदी जो है वो विंड टर्बाइन में उसका इस्तेमाल कितना होता है। तो वो भी कुछ आंकड़े पड़े थे सर, तो कोशिश की है समझने की यहाँ पर कि कितना अच्छा, एक कितना। और चीज हर जी, अब क्योंकि ना आप ये सब चीजें पढ़ते हैं, मेरे पास एक और फन फैक्ट आया साहब। अच्छा। अब ये फन फैक्ट क्या आया, ये बहुत बातें नहीं हो रही थी कि हिंदुस्तान जिंक चांदी बढ़ रही है तो हिंदुस्तान जिंक का मार्जिन बढ़ेगा, ये हाँ होगा हाँ वो हाँ होगा। हाँ। अरे भाई साहब, 6 6 महीने के एडवांस कमिटमेंट होते हैं, वो आपको डिलीवर करने होते हैं, और वो 6 महीने की पहले की प्राइसिंग पे होते हैं। तो जो हिंदुस्तान जिंक को आप ताने जा रहे थे ये बोल के कि सिल्वर हम्म। की प्राइस बढ़ रही है, वो दुकानदार थोड़ा है जो रोज अपना गल्ला खोल के और सामान बेचता है। 6 6 महीने के कमिटमेंट हो जाते हैं उनके लिए, तो माल बेचना और ऑलरेडी प्रॉब्लम में हो गया था, ओपन मार्केट में बेचते तो ज्यादा बेटर था। तो हिंदुस्तान जिंक के लिए तो ये एक और फन स्टोरी आ गई थी। और अब जिस तरीके से सिल्वर के भाव चल रहे हम्म। हैं, ये तो इनको कितना गेज कर पाएंगे, क्योंकि अग्रीमेंट्स भी ना बहुत कम हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल। भी एक, क्योंकि हम आपने सिल्वर का नाम याद दिलाया ना, तो मैंने कहा चलिए हिंदुस्तान जिंक का भी एक फन फैक्ट था, तो मैं एक बार शेयर कर देता हूँ, आप भी पढ़िएगा इसके बारे में, मजा आएगा आपको नहीं, पढ़ के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, और ये चीज़ समझनी भी चाहिए दर्शकों को, इस लिहाज से भी फंडामेंटल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ट्रिगर है यहाँ पे, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए। एक दो स्टॉक और फटाफट से कवर करते हैं, फिर सर बस हम लोग आपको उससे अलविदा लेंगे, क्योंकि आप वैसी छुट्टियाँ मना रहे हैं बहुत, तो इसलिए वोडाफोन आइडिया की बात कर लेते हैं सर। यहाँ पर एक अपडेट इंपॉर्टेंट निकल के ये आया कि याद होगा तमाम दर्शकों को कि एजीआर बकाया मामले में जो है एक अपडेट जो है वो ये था कि जनवरी में कंपनी जो है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर के पेमेंट को लेकर प्लान जारी कर रही थी। यहाँ पर उस वक्त एक कमेटी बनाए जाने की बात हो रही थी यहाँ पर, और उसी दिशा में यहाँ पर सरकार ने अब कदम उठाया। जो दूरसंचार विभाग है उसने कोर्ट के आदेश के बाद 2 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है, जो कि कंपनी के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाए का दोबारा मूल्यांकन यानी कि वैल्यूएशन करेगी। 31 मार्च तक इसे पूरे असेसमेंट को पूरा करने के दिशा निर्देश जो है वो तय किए गए हैं। इसमें एक रिटायर्ड अधिकारी होंगे और कैग के भी एक यहाँ पर मेंबर्स होंगे। सर कैसे देख रहे हैं इस खबर को सर आगे के लिहाज से? देखिए, मार्च में आएगी रिपोर्ट, फरवरी में चल रहे हैं, अभी कोई भी एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है इस बात को लेके। लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ हर्ष जी, आपके साथ भी, विपुल सर के साथ भी, जब तक 12 रुपए के ऊपर सस्टेन करके चीजें नहीं बदलती हुई दिखती तब तक देर इज नो अपसाइड। डाउन साइड पे 9 रुपए 60 पैसे, 9 रुपए 80 पैसे आए, एक बार थोड़ी थोड़ी पोजीशन बना लीजिए। अब इसको जरूरत है फ्यूल की, मतलब 6 से 12 हो गया, पैसा डबल हो गया, अभी भी आप बोले ऐसे कंटिन्यू रहेगा नहीं। और क्योंकि अभी आपने बात बोली ना हर चीज फंडामेंटल्स, आप एक चीज नोटिस करिएगा, पिछले 15 20 दिनों से जो मार्केट चल रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बैक्ड है बाय न्यूज एंड फंडामेंटल्स। टेक्निकल्स फेल हो जाते हैं, टेक्निकल सिर्फ एक चार्ट रीडिंग होती है। अगर आपको फंडामेंटल्स का नो हाउ होता है ना, तो आप तब भी डिसीजन मेकिंग थोड़ी बेटर कर लेते हैं। सेम एज ए केस विद वोडाफोन, अभी फंडामेंटली कोई ऐसा चेंज नहीं दिख रहा है, जो आएगा मार्च में आएगा, तब की तब देखेंगे। टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी बाउंस बैक जो है वो 12 रुपए तक ही मुझे दिखता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है सर, आखिरी स्टॉक और देख लेते हैं, फेडरल बैंक की बात कर लेते हैं। कोई स्टॉक छूट गया तो आप प्लीज़ मुझे यहाँ पे सर बता दीजिए, मैं उसको ऐड ऑन कर लूँगा अगर आपको लग रहा है कि भाई ये हर्ष तुमसे मिस हो गए। फेडरल बैंक को लेकर सर खबर ये है कि जो ब्लैक स्टोन है उसने 9.99% करीब 10% जो हिस्सेदारी है वो खरीद ली है। यहाँ पर आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। बैंक का सबसे बड़ा जो शेयरधारक है अब ब्लैक स्टोन बन गया है। यहाँ पर एशिया सेकेंड जो यहाँ पर टॉपको जो 13 है उसने निवेश वो है उसके ज़रिए निवेश करेगी ब्लैक स्टोन यहाँ पर। और अक्टूबर 2025 में $700 मिलियन के आसपास की डील साइन हुई थी। बैंक के बोर्ड में जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है नॉमिनेट का भी अधिकार यहाँ पर होगा। सर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है यहाँ पर, और इसके जो फेडरल बैंक को लेकर इसका आपकी क्या सलाह रहेगी? और साथ में एक इडा और स्टॉक है, और यहाँ तक अपनी जो जिम्मेदारी थी वो ख़त्म हो गई सर। देखिए, देखिए ब्लैकस्टोन ना बहुत एग्रेसिव हो रहा है, और ब्लैकस्टोन का इंडिया पार्टनर नोबडी, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं कोई ऐसा नाम बताऊंगा जो किसी को पता नहीं है। मैं तो हर चीज का कनेक्शन वहीं से निकालता हूँ कि ब्लैकस्टोन का इंडिया पार्टनर आप देख लीजिएगा कौन इतना मेजर अपनी पोजीशन लेके बैठा हुआ है। फेडरल बैंक में भी डेफिनेटली आपको ये बिल्डअप जो है ये आता हुआ दिख रहा है, ये एक पॉजिटिव न्यूज है।
जिस तरीके से ये पोजिशन है अभी और अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है, कहीं ना कहीं 316 324 रुपए तक आपको बहुत जल्दी दिखा सकता है। जिनके पास पोजीशन है वो बने रहे, जिनके पास नहीं है कभी भी मार्केट करेक्शन में 268 272 लेवल्स में आएगा तो पोजीशन बनाइएगा, लंबी अवधि के लिए रखिए। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, जिस तरीके से ये पूरी पोजीशन अपनी बनाता हुआ दिख रहा है। उसके साथ साथ इरिडा की बात कर लेते हैं। इरिडा अभी जिस तरीके से पोजीशन है, आपने देखा भी होगा, बिजनेस अपडेट भी अच्छे आए थे, नंबर्स भी ठीक थे, रीजनेबल थे, थोड़ा सा एनपीए फ्रंट में प्रॉब्लम था बट वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। और जिस तरीके से अभी ये चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए 148 लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग करना। जब तक वो नहीं होता कोई रिवर्सल नहीं आता है फॉर द टाइम बीन। इस पे आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना होगा। और हर जी होता क्या है ना कि जब आप डेली बेसिस पे मार्केट पढ़ते रहते हैं और डेली बेसिस पे जब आप सारी चीजें करते रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज याद रहती हैं। आज प्रैक्टिकली मेरे लिए एक रिवीजन क्लास हो गई 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद, जिस तरीके से मैं आपके साथ बैठा हूँ। अच्छा है स्टॉक्स रिविजिट कर लिए और बहुत सारी न्यूज का कवरेज आप ही ने कर लिया। तो अगर आप मेरे से कोई क्यू चाह रहे हैं तो आप बहुत ही गलत इंसान से चाह रहे हैं। अच्छा ये तो बताइए सर, कहाँ घूमने गए हैं? मतलब अगर आपको उसको गोपनीय रखना है तो फिर वो अलग बात है, मैं पूछूंगा नहीं। नहीं, क्यों गोपनीय रखना है? मैं कोई सीक्रेट एजेंट छोड़ दो, ट्रिपल डबल जीरो रॉकी। सेवन मैं नॉर्मल आदमी हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, मार्केट्स ने बहुत गर्म कर दिया था और आप लोगों ने छुट्टी भी नहीं दी। लास्ट मंडे से लेकर फिर सैटरडे संडे भी आपने काम करा दिया, सब कुछ करा दिया, तो सिस्टम बिल्कुल हीटेड अप हो गया था। मैं जी चला गया हिल्स पे, उम्मीदें करने के आया था कि कहीं ना कहीं बर्फ देखने को मिल जाएगी। कानातल एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, आप उत्तराखंड में देखेंगे ना, मसूरी के पास, जी। वहां पे फैमिली के साथ मैं घूमने आया हुआ हूँ। और अच्छा है, बर्फ तो नहीं पड़ी बट हाँ ठंड अच्छी है। तो एक चेंज की जरूरत हो जाती है जब आप बहुत ज्यादा काम करते हैं ना, तो बस उस चेंज के लिए आ गया। मैं सबको बोलता हूँ, विपुल सर को भी इतना बोलता हूँ, तबियत खराब करने में लगे मैं, आप भी निकलिए। मैं बड़ा बेशरम आदमी हूँ, मेरे को जब ऐसा लगता है सिस्टम ओवरहीट हो रहा है मैं उठता हूँ और चला जाता हूँ। अच्छा ठीक है सर, आखिरी सवाल है। यहाँ पर 2 मेटल स्टॉक्स आपने वेबिनार में बताए थे सर, क्या आप डिस्क्लोज किए जा सकते हैं यहाँ पर? आ, हाँ वो मैंने कर दिए थे ना। अच्छा कर दिए थे आपने? वो मैंने, हाँ ठीक है हाँ हाँ ठीक। हाँ, वो इनफैक्ट मैं बता देता हूँ जी आपको। जी एक तो किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज था, जी। ये हमने लास्ट शो में भी बात करी थी। इन लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव लग रहा है और इसमें ना हर्जी आप इसको स्टडी करिएगा, दिस इज अगेन अ गुड थिंग फॉर यू। दे हैड टेकन ओवर अ कंपनी, मैं नाम बोल रहा हूँ अभी कंपनी का, और उसके बाद ना इनका जो वो है कैपेसिटी बहुत बढ़ गया है। अच्छा। दे आर हार्डली वर्किंग एट 57% ऑफ द कैपेसिटी। ओ। और इनके ना बहुत ज्यादा वो हैं, जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत अच्छे मार्की नेम्स के क्लाइंट्स हैं इनके। जी। अच्छा इनका सप्लाई वगैरह सब चलता है और इन लेवल्स पे भी अच्छा लगता है। और एक था जय बालाजी इंडस्ट्रीज। हम्म। जय बालाजी इंडस्ट्रीज भी हमने कवरेज स्टार्ट किया था अराउंड 65 रुपीज से, अभी 72 पे चल रहा है। इन लेवल से भी अट्रैक्टिव लग रहा है। हम्म। ये भी 6 माह की उसके हिसाब से है। इसमें हम्म। बस एक ही नेगेटिव आपको दिखेगा, प्रोमोटर प्लेज, बट वो फंड रेजिंग के लिए थी जी। और अब वो धीरे धीरे खत्म कर देंगे। और मैं समझता हूँ ये दोनों कंपनीज के, लोस्कर फेरो इंडस्ट्रीज और जय बालाजी, इन पे आप फोकस करिएगा। और इनके लिए मैं कुछ आपको एक बार रिपोर्ट भी शेयर करूंगा, यू लाइक टू रीड इट। तो एक टर्न अराउंड स्टोरीज मुझे बनती हुई दिख रही हैं, ये हमने पहले भी आपके शो के माध्यम से शेयर करी भी। तो सर ये किर्लोस्कर फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट दोनों में काम करते हैं? किर्लोस्कर नहीं, फेरस में ही है। फिर इसमें ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया है सर। साथ ही डिस्क्लेमर शेयर कर दीजिए प्लीज़। बिल्कुल हर्जी, एज ऑलवेज फन डूइंग शो विद यू। और जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ भी शो करके बहुत मज़ा आया सर। तो उम्मीद करते हैं तमाम दर्शकों को ये शो काफ़ी पसंद आया होगा। देखिए हर कोई जो स्टॉक्स हमने कवर करने की कोशिश की, जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जिन पे आपकी नज़र रहती है। उम्मीद करते हैं शो पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।